प्यारे बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान पाठ 3 धातु और अधातु का भाग 1 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमारे इस पाठ के चर्चा के कौन कौन से बिंदु हैं। आप देख रहे हैं कि आज हमारी जो चर्चा के बिंदु है उसमें सबसे पहला जो है वो धातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, मतलब हमें धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करना है। उसके साथ साथ अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में हम जानेंगे कि अधातुओं के कौन कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं। उसके पश्चात धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होती हैं, और लास्ट में आप देखेंगे कि धातु और अधातु किस प्रकार से अभिक्रियाएं करती हैं। तो ये हैं हमारे आज के चर्चा के मुख्य बिंदु। इन्हीं सब चीज़ों को आज हम चर्चा में शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर हम बात करें तत्व की, तो तत्व क्या होता है? आप जानते हैं कि तत्व किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम तत्व को देखें तो तत्व को उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला आप देख रहे हैं धातु, और दूसरा आप देख रहे हैं अधातु। मतलब तत्वों को उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। धातुओं में कौन कौन सी हैं? आप देख रहे हैं सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, और उसी प्रकार से आप अधातु को देख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये सब हमारी अधातुएं हैं। ये हैं कॉपर, लेड, टीन, निकेल, स्टील, जिंक। ये सब हमारी धातुएं हैं। और अधातुओं में सल्फर, नाइट्रोजन, सेलेनियम, ब्रोमीन, ये सब हमारी अधातुएं हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ धातुएं हो गई और अधातुएं हो गई। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि धातुओं के कौन कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला, धातुओं की सतह चमकयुक्त होती है। पहला जो गुणधर्म है धातु का, वो ये कहता है कि धातुओं की जो सतह है वो क्या होती है? चमकयुक्त होती है। और धातुओं के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं की सतह चमकदार होती है और धातु के इस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। इसके साथ साथ धातुओं को पॉलिश करके या फिर उनमें लेप लगा के उनको चमकदार भी बनाया जा सकता है। और इसी कारण हम बहुत सारी धातुओं का जो प्रयोग है वो ज्वेलरी के रूप में करते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, कॉपर हुआ, इन सब धातुओं का जो प्रयोग है हम लोग ज्वेलरी के रूप में करते हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट और यहाँ पे आपको समझना है कि जो धातुएं हैं वे शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे सोडियम धातु है। सोडियम धातु क्या प्रवृत्ति रखती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, आप देख रहे हैं यहाँ पे, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। तो जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिन्हें हम लोग कैटायंस कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं। ये जो धनायन है इन्हें हम लोग कैटायंस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक क्या होता है? आप जानते हैं कि अगर कोई धातु अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देती है तो इसका मतलब कि वह धातुएं क्या हो गई? विद्युत की सुचालक हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इसको हमने जांचने के लिए क्रियाकलाप जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, उसी क्रियाकलाप को हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक बैटरी है और बैटरी से दो तार निकाल के, ये दो तार निकाल दिए गए हैं और एक का संबंध यहाँ पे बल्ब से कर दिया गया है। आगे उसी तार पे एक क्या लगा दिया गया है? स्विच लगा दिया गया है। और आगे इन दोनों तारों के बीच में ये क्लिप लगा दिया गया है।
हम देखते हैं कि जब हम इन दोनों क्लिप को आपस में जोड़ देते हैं, मतलब इन दोनों तारों के सिरों को आपस में जोड़ देते हैं, तो बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जो है जलने लगता है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इसका मतलब अगर हम इन सिरों के बीच में कोई भी धातु रख दें यहाँ पे, तब भी विद्युत प्रवाहित होनी चाहिए, तभी तो ये सिद्ध होता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी धातु रख देते हैं, या फिर धातु की कोई छड़, या फिर धातु की कोई रॉड या तार रख देंगे, तब भी क्या होगा, हम देखते हैं कि इसके बीच में जब कोई धातु की छड़ या रॉड या फिर तार रखते हैं, तब भी ये बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। इससे ये पता चलता है कि जो धातुएं हैं ये विद्युत की सुचालक होती हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, धातुओं के गुणधर्म में सामान्यतया धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जो धातुओं के गलनांक हैं और जो क्वथनांक हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो पहले हम समझ लें गलनांक क्या होते हैं। आप जानते हैं गलनांक वह ताप है जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो वह ताप जिस पे धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक क्या है, वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में या फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना। तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, उच्च होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं। अधिकांश धातुएं आप देखते हैं, बहुत सारी धातुएं आप देख रहे हैं, सोना, चांदी, आयरन, कॉपर, ये सब आप देखते हैं। तो ये सब सामान्य ताप पर आप देख रहे हैं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना, एक धातु पारा, जो कि सामान्य ताप में क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। आप जानते हैं कि पारे का प्रयोग कहाँ पे होता है, हम अपने घरों में जो थर्मामीटर होता है, जिसके द्वारा हम फीवर नापते हैं, अपना बुखार नापते हैं, तो उसके अंदर जो धातु भरी हुई होती है वो क्या होती है, पारा होती है, मरकरी होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वो किस रूप में होती है, ठोस अवस्था में नहीं होती, वो द्रव रूप में होती है। तो यहाँ पे ये एक अपवाद है। वैसे तो सामान्यतया सामान्य ताप पर सभी अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन जो पारा है वो द्रव रूप में होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय क्या होता है, आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, आघात वर्धनीय का मतलब है कि धातुओं को पीटकर क्या हम कर सकते हैं, पतले चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें गोल्ड की, सोने की, तो गोल्ड को पीटकर 0.0001 मिलीमीटर तक की पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। इसके साथ साथ एक और धातु है जिसको आप पतले रूप में देखते हैं, बहुत पतली महीन चादर के रूप में देखते हैं, और वो है एल्यूमिनियम। हम अपने घरों में जो फूड होता है उसको रैप, खाना जो होता है उसको रैप करने में, या फिर आप देखते होंगे कि जो चॉकलेट होती है उसके अंदर उसको रैप करने में, उसके साथ साथ बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं उनको रैप करने में भी एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है, एल्यूमिनियम की पतली चादर है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि गोल्ड, एल्यूमिनियम, इस प्रकार बहुत सी चादरें हैं जो कि क्या है, मतलब बहुत सारे धातुएं हैं जो कि आघात वर्धनीय है, मतलब इनको पतले चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब उसको खींचकर, धातुओं को खींचकर महीन पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो 1 ग्राम गोल्ड को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा महीन तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड लंबा महीन तार बनाया जा सकता है। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से आप देख रहे हैं कितना लंबा महीन तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा महीन तार बनाया जा सकता है। मतलब धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है
लगभग सभी धातुओं का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है, सामान्य सी बात है। और उसके साथ साथ धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आपने पिछली कक्षाओं में ऊष्मा के संचरण की कई विधियां पढ़ी हैं, 3 विधियां पढ़ी हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो धातुएं हैं ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं। उसके लिए एक हमारे पास क्रियाकलाप है, इसको आपको समझने के लिए कि ये ऊष्मा की सुचालक कैसे हैं। तो सुचालक, ऊष्मा की सुचालक का मतलब तो सबसे पहले क्या हुआ कि वो ऊष्मा को क्या होने देती हैं? संचरण करने देती हैं अपने अंदर से। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप है। आप देख रहे हैं कि एक स्टैंड है और इस स्टैंड से एक क्लैंप के द्वारा ये धातु की तार को टाइट कर दिया गया है। ये धातु का ये खुला तार, जो तार है उसका खुला सिरा है। यहाँ पे हमने कुछ मोम लगा दिया है और मोम लगा के, आप देख रहे हैं मोम लगा दिया है और यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कुछ पिने जो है उस मोम में लगा दी गई हैं, चिपका दी गई हैं। अब जब हम इस बर्नर की सहायता से इस धातु का जो तार है या फिर ये छड़ है, रॉड है, उसके जब हम इस सिरे को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये जो ऊष्मा है धीरे 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 करके ये धातु के इस छड़ तक, इस किनारे तक पहुंच जाती है। और क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे ये जो मोम लगा हुआ है ये पिघलने लगता है और ये जो पिन है ये नीचे गिर जाती हैं और पूरा जो छड़ है धातु की वो गर्म होने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातुएं हैं ये आप देख रहे हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं के रासायनिक गुण, किस तरीके से धातुएं क्रिया करती हैं, अब हम इसको देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी धातु की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। आप देख रहे हैं जब धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक धातु जिंक धातु है, उसकी जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का मतलब जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब इसको आप संतुलित कर सकते हैं, 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो जिंक ऑक्साइड ये हमें प्राप्त हो गया। उसी तरीके से अगर हम कोई दूसरी धातु भी लेना चाहें, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा बच्चों? बिल्कुल वही चीज़, धातु ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया है तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसको भी संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी आप 2 लगाएंगे तो आप देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड, ये भी हो गया संतुलित। और इधर भी आपने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, 2 लगाया और ये इस तरीके से ये संतुलित हो गया। ठीक है, तो धातु की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल के साथ क्रिया। किसी भी धातु की जब जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो आप देख रहे हैं धातु प्लस जल, इट गिव्स, क्या हो रहा है? धातु ऑक्साइड बन रहा है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो रही है। तो एक एग्जाम्पल लें, जैसे धातु की जल के साथ क्रिया कराएं तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या? जिंक ले लें फिर से, और जल के साथ इसकी हम क्रिया कराते हैं। तो जिंक की जब जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हम देखिए क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड बनेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। तो आप देख रहे हैं ये संतुलित है, हाइड्रोजन H2 जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपने देखा कि जब धातुओं के रासायनिक गुण में कि जब धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड बनते हैं और जब धातु की जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड और साथ में हमें कौन सी गैस प्राप्त हो जाती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अम्लों के साथ क्रिया। जब धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो देखिए क्या होता है? धातु प्लस तनु अम्ल, तो क्या बनता है? लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु ले लें, सोडियम धातु मान लिया, ले लिया, और तनु अम्ल मान लिया HCl, तो क्या बनेगा? आप देख रहे हैं NaCl यहाँ से बन जाएगा, लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। इसको संतुलित किया जाए तो आप देख रहे हैं अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो H2 हो गया, 2 NaCl, 2 ये हो गया, 2 हाइड्रोजन के 2
क्लोरीन 2 सोडियम 2। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम किसी धातु की तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये हो गए कुछ रासायनिक गुण। इसके साथ साथ एक और लास्ट पॉइंट आपका, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। जब किसी अन्य धातु लवण के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इसको देखना है। इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा क्रियाकलाप है। आप देख रहे हैं कि ये दो परख नलियां हैं। इन दोनों परख नलियों में से ये जो ए वाली परख नली है, ये बी परख नली बी मान लिया। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ तक क्या किया गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन रखा गया है। मतलब यहाँ तक कॉपर सल्फेट का ये विलयन भरा गया है और उसके बाद एक धागे से बांधकर ये लोहे की कील को यहाँ लटका दिया गया है। ये देख रहे हैं आप, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में लटका दिया गया। मतलब लोहा Fe और कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको लटका दिया गया है। दूसरी जो हमारी परख नली है बी, उस परख नली में आप देख रहे हैं क्या है, आयरन सल्फेट का विलयन है। मतलब आयरन सल्फेट FeSO4 और तांबे का तार यहाँ पे लटकाया गया है। ये देख रहे हैं आप, तागे की सहायता से ये तांबे का तार यहाँ पे लटका दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आप जानते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित करेगा, ठीक, और क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा। लेकिन अगर हम इधर की तरफ हम देखते हैं तो कॉपर चूंकि कम सक्रिय धातु है आयरन की अपेक्षा, इसलिए ये इसको क्या है, विस्थापित नहीं कर पाएगी। और इस परख नली की अगर हम बात करें बी की, तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं होगी। जबकि ए जो परख नली है उसमें क्या होगा कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट बनाएगा। तो होगा क्या, आप जो धातु है आयरन Fe और धातु बी का लवण विलयन आप देख रहे हैं CuSO4, जब इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा, आप देख रहे हैं FeSO4 प्लस Cu कॉपर, ये विस्थापित हो जाएगा और इस परख नली में कोई भी क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि अधिक जो सक्रिय धातु है वो अपने से निम्न सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और इस तरीके से FeSO4 यहाँ पे बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अधातुओं के कौन कौन से भौतिक गुण हैं। अभी तक आपने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहला धात्विक चमक। अर्थात सामान्यतया जो अधातु होते हैं उसमें कोई भी धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, उनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अधातु होते हैं उनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, मलिन होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डल। मतलब अधातुओं की जो सतह होती है वो कैसी होती है, मलिन या फिर डल होती है। इसके बाद इसके साथ साथ एक चीज और, एक पॉइंट और आप ध्यान रखें कि जो अधातुएं होती हैं, जैसे धातुओं में क्या होता था, जो धातुएं हैं ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अधातुओं में अधातुएं क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ऋणायन बनाती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पे एक मिनट, क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके बाद Cl- यहाँ पे बनाएगा। तो जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को लेकर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिन्हें कि हम लोग क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं या एनायन कहते हैं। ठीक है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अगला जो पॉइंट है अधातुओं के भौतिक गुणों में, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। मतलब कि इनमें से होकर विद्युत और ऊष्मा का संचरण संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेफाइट होती है ये विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन ये विद्युत की बहुत
अच्छी सुचालक होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि अपने हम लोग की जो लेबोरेटरी होती है इसमें ग्रेफाइट का जो है वो आप लोग ग्रेफाइट का रॉड का जो प्रयोग है वो इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में आप ग्रेफाइट की रॉड का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, तो ये हो गई आपके अधातुएं। विद्युत तथा ऊष्मा की वैसे तो कुचालक होती हैं, लेकिन इसमें से एक धातु आपने देखी ग्रेफाइट, जो कि विद्युत की क्या होती, बहुत अच्छी सुचालक होती है, और इसीलिए इसका जो प्रयोग है वो हम अपनी लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। उसके बाद भंगुरता, मतलब अधातुओं को अगर हम पीटें तो वो टुकड़े टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक, तो ये जो गुण है वो इनका क्या कहलाता है, भंगुरता का गुण कहलाता है। अतन्यता, मतलब अधातुओं को खींचकर क्या है, पतले महीन तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अतन्यता का इनमें गुण पाया जाता है। कठोरता, अधातुएं जो होती हैं वो धातुओं की अपेक्षा कम कठोर होती हैं। नेक्स्ट है गलनांक तथा क्वथनांक। जैसे हमने देखा था धातुओं में कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे अधातुओं की बात करें तो अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं, मतलब निम्न होते हैं। और घनत्व, इनका जो घनत्व है वो भी धातुओं की अपेक्षा कम होता है। तो ये थे अधातुओं के आपके भौतिक गुण। नेक्स्ट है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ये जो हमारे धातु होते हैं इनकी सक्रियता श्रेणी को अब हमें देखना है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी देखिए क्या होता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची या श्रेणी है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये जो हमारी सक्रियता श्रेणी है वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ऊपर लिखी हुई जो धातु है आप देख रहे हैं पोटेशियम, इसका संकेत है के, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और उससे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं इन धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती जाती है, घटती जाती है। मतलब सोडियम क्या है, पोटेशियम से कम क्रियाशील है। कैल्शियम क्या है, सोडियम और पोटेशियम दोनों से कम क्रियाशील है। जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या है, अपने से ऊपर वाली जो धातुएं हैं उससे कम क्रियाशील हैं। तो ये हमारी जो कहलाती, ये हमारी धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ऊपर की ये जो धातुएं हैं ये सब हमारी क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। बीच की कुछ धातुएं हैं ये हमारी क्या है, कुछ कम क्रियाशील धातु है, मतलब उनकी अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे बीच सबसे ऊपर ज्यादा, फिर बीच में कम, फिर सबसे नीचे आप देख रहे हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। तो ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी है, ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, जिसमें कि धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पे क्या किया गया है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। धातु तथा अधातु किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो धातु तथा अधातु की अभिक्रिया देखनी कि किस तरीके से ये अभिक्रिया करते हैं। तो जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड का निर्माण, तो सोडियम आप जानते हैं धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है, आप देख रहे हैं। तो इसका किस प्रकार से निर्माण होता है। तो बच्चों आप पिछली कक्षाओं में जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसमें जो है किस तरीके से कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है तो वो सब आप पढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं NaCl का निर्माण किस तरीके से होता है। तो आप देखिए सोडियम, अगर हम सोडियम की बात करें परमाणु क्रमांक उसका 11 है और आप देख रहे हैं बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, मतलब 2, 8, 1। उसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का आप देखते हैं परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 17 है, और इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण बात करें तो 2, 8, 7, मतलब इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम Na की बात करें तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं 5, 6, 7। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इधर क्लोरीन को दे देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा Na+, और जो क्लोरीन है क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन लेगी
5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन ये इसने लिया और ये Cl माइनस ये इसने बनाया और इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, NaCl का निर्माण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का निर्माण को आप देखें। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो आप देखिए मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब 2 8 2। और क्लोरीन तो आप यहाँ देख ही चुके हैं, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से क्रिया करती है। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और क्या बनेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे बन जाएगा Mg, 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये त्याग रहा है, तो Mg2+। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये माइनस, और उसी तरीके से नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके Cl माइनस से बनाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl2। ठीक है, Mg2+ और इसी तरीके से ये Cl2 और 2 माइनस बनेगा, तो MgCl2 का निर्माण इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही साथ आपका ये होमवर्क है, आपको बताना है गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, आप अभी पढ़ चुके हैं। समीकरण लिखना है क्या होता है जब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है, दूसरा है जब धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, और ऐसी धातु का नाम लिखना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है।